नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य की वन लाइनर सीरीज़ का आज ये दूसरा पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस पार्ट में हम कुछ ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ लेके आ रहा हूँ जो कि पहले की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावनाएं प्रबल है। तो ऐसे में किसी भी तथ्य को पीछे ना छोड़ते हुए मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आया हूँ। तो अगर आपके पास समय है तो इसे देखें, अन्यथा आप इसको लाइक करके या वॉच लेटर में सेव कर लें, क्योंकि बीच में अगर आप अधूरे ध्यान से देखेंगे तो फिर महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाने की संभावनाएं बनी रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आदिकाल का नामकरण। देखिए मित्रों, आदिकाल के कई सारे नाम रखे गए। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम रखे हैं। तो ऐसे में हम जो कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं, कुछ ऐसे विद्वान जिन्होंने नामकरण किए और उनके नामकरण के क्वेश्चंस आज से पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं ग्रियर्सन महोदय। ग्रियर्सन ने आदिकाल के लिए चारण काल, जो शब्द है चारण काल, ये नाम उन्होंने रखा, नामकरण किया। अच्छा, यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो काल विभाजन है और उन कालों का विभाजन करके उनका नाम देने की जो परंपरा है वो ग्रियर्सन ने ही शुरू की है। मतलब कि नामकरण की जो सर्वप्रथम परंपरा है की शुरुआत है वो ग्रियर्सन से ही मानी जाती है। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने ये नाम दिया आदिकाल। क्या नाम दिया? आदिकाल। यही नाम सर्वमान्य है और आज हम इसी नाम से इस कालखंड को जानते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की एक बात और आती है कि आदिकाल, देखिए आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान कौन है? ग्रियर्सन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण से मतलब है कोई सा भी नाम दिया हो, लेकिन सबसे पहले किसने दिया? तो ग्रियर्सन ने। जबकि आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल नाम देने वाले, यानी आदिकाल शब्द देने वाले, ये नाम देने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए, भाषा के साथ खेला जा रहा है, शब्दों के साथ छल किया जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। हालांकि बात तो वही है कि सबसे पहले नामकरण किसने किया? तो ग्रियर्सन जी ने किया। और आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। लेकिन यहाँ पर शब्दों को आगे पीछे करके शब्द जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने जो नाम दिया है इस कालखंड के लिए वह है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध काल आता है और सामंती प्रथाएं उस समय की थी, उन सबको देखते हुए इन्होंने सिद्ध सामंत काल इस कालखंड को नाम दिया। फिर आते हैं मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं की रचना मिश्र बंधु विनोद, उसके अंदर इन्होंने इस कालखंड के लिए आरंभिक काल शब्द का प्रयोग किया। आरंभिक काल। देखिए, मिश्र बंधु और गणपत चंद्र गुप्त, इनके नामकरण सिमिलर से है, एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। मिश्र बंधुओं में आरंभिक काल, गणपत चंद्र गुप्त में प्रारंभिक काल या शून्य काल। देखिए, शून्य काल तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आरंभिक और प्रारंभिक एक जैसे शब्द है, मतलब एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। एक जैसे तो क्या है, लेकिन बोलने में इनकी जो यति गति है, लय है, वो उसको उसी तरह की है। तो आरंभिक काल हो गया मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल हो गया गणपति चंद्र गुप्त। ऐसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी कार्य का प्रारंभ है वो हम गणपति जी से करते हैं, और मिश्र बंधु हो गए आरंभ करता। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। देखिए यहाँ पर फिर से वीर गाथा काल और वीर काल। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो गए वीर काल। तो वीर काल पूछे तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और अगर वीर गाथा पूछे तो रामचंद्र शुक्ल। महावीर प्रसाद ने क्या कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजोपन काल, ये इस कालखंड को बीजोपन काल कह रहे हैं। बीजोपन यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत हो रही हो, क्योंकि हिंदी इस समय प्रारंभ हो रही थी, अपभ्रंश से हिंदी की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, तो इसलिए ये इन्होंने इस कालखंड को बीजोपन काल माना है। फिर आता है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा जी ने इस कालखंड के लिए संधिचारण काल,
संधिकाल और चारणकाल शब्द का प्रयोग किया है। संधिकाल दो कालखंडों या दो भाषाओं या दो किन्हीं भी चीज़ों के जो मिलन स्थल होता है वो होता है संधिकाल। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने संधिकाल कहा है कि भाई एक तरफ से अपभ्रंश का कालखंड आ रहा है और फिर अचानक से ये हिंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये जो कालखंडों का मिलन स्थल है ये हो गया संधिकाल, संधिकाल या चारणकाल। फिर आते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने कहा है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल किन्होंने कहा है? भाई अपभ्रंश की ही रचनाएं ज़्यादातर मिली है, तो अपभ्रंश अपभ्रंश का वो भी होता है कि भाई इस काल में कुछ भाषाओं में मिलावट मिलती है, केवल हिंदी की रचनाएं नहीं मिलती है, तो इस हिसाब से अपभ्रंश काल इन्होंने नाम दे दिया धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने। सुमन राजे ने आधार काल, सुमन राजे और मोहन अवस्थी, यहाँ पर एक और नाम लिख लीजिएगा मोहन अवस्थी जी, इन्होंने भी इसको आधार काल नाम दिया, मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी जी, इन्होंने भी इस कालखंड को आधार काल नाम दिया। फिर आते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने दिया जयकाल। देखिए ये जो मित्रों मैं बता रहा हूँ आपको शब्द जयकाल, अपभ्रंश काल, आधार काल, ये सारे पूछे जा चुके हैं और इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के, जैसे बीजोपन काल हो गया इनका, ये गणपति चंद्र गुप्त जी का हो गया प्रारंभिक काल, मिश्र बंधुओं का आरंभिक काल, राहुल सांकरे सिद्ध सामंत काल, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे में इन प्रश्नों को हमें सीरियसली लेना होगा, क्योंकि ये वही है बिहारी की वो ससैया के दोहे वाली बात है, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो इनको हम हल्के में नहीं ले सकते। आगे देखते हैं, देखिए कुछ विशेष आ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा जो काल नाम दिया है वो किस बेस पे दिया है, किस आधार पर दिया है, तो उसमें आते हैं उन्होंने 12 ग्रंथों का नाम लिया है कि भाई इन 12 ग्रंथों के आधार पर मैं इस काल को वीर गाथा नाम देना चाहता हूँ या दूंगा। तो उन 12 ग्रंथों के पहले तो नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो उन 12 ग्रंथों में देखिए एक नंबर पर आता है खुमान रासो दलपत विजय। खुमान रासो किसका है? दलपत विजय। बीसल देव रासो नरपत नालय। परमाद रासो जगनिक। विजयपाल रासो नल्ल सिंह। फिर पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। जय मयंक जस चंद्रिका मधिकुर कवि। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, विद्यापति की तीनों ही रचनाएं इन्होंने शामिल की है इसमें। फिर अमीर खुसरो की पहेलियाँ और हमीर रासो। हमीर रासो कौन सा? सारंग दरबार। हमीर रासो है, 3 है, लेकिन यहाँ पर हम सारंग दरवाजा हमीर रासो की बात कर रहे हैं, आदिकाल वाले की। अब देखिए इन तीनों, इन 12 रचनाओं का एक बार नाम मैं आपको फिर से लेके बता देता हूँ, आप इसको सुन लीजिएगा। खुमान रासो दलपत विजय। बिसल देव रासो नरपति नालय। परमाल रासो जगनिक। विजयपाल रासो नल्ल सिंह। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। विद्यापति की पदावली, विद्यापति कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और हमीर रासो। अब देखिए शुक्ल जी ही क्या कह रहे हैं कि इन 12 रचनाओं में से 3 रचनाओं को वीर रस के दायरे से बाहर, हालांकि वो कह रहे हैं मैं नाम तो वीर गाथा ही दे रहा हूँ, लेकिन ये जो 3 रचनाएं हैं ये वीर रस के बाहर है। बीसल देव रासो, नरपत नालय की, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ। ये भी प्रश्न आता है कि भाई वीर गाथा काल नाम किन रचनाओं या कितनी रचनाओं के आधार पर दिया, तो 12 रचनाएं। अब इन 12 में से कितनी रचनाएं वीर रस से संबंध नहीं रखती है, या शुक्ल जी ऐसा मानते हैं कि वो वीर रस की नहीं है, तो इनमें से 3 रचनाएं हो गई, यानी कि 9 रचनाएं वीर रस की है, 3 नहीं है। फिर आगे देखते हैं, बाकी जो 9 ग्रंथ हैं वो वीर रस के माने जाते हैं। अभी फिर बात हो रही है इन 12 ग्रंथों में 4 साहित्यिक अपभ्रंश, ये भाषा की बात हो रही है, 4 साहित्यिक अपभ्रंश के हैं और 8 देश भाषा में रचित हैं। साहित्यिक अपभ्रंश के 4 है और देश भाषा के 8 है। तो हम पहले इन चारों की बात कर लेते हैं कि साहित्यिक अपभ्रंश के 4 कौन कौन से हैं। विजयपाल रासो नल्ल सिंह कृत। हमीर रासो सारंगधर कृत। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये सारे क्या है अपभ्रंश में, हमने पता है। कीर्तिलता कीर्ति पताका तो पता ही है, विद्यापति है, वो कौन है? विद्यापति वो
अपभ्रंश को अवहट कहने वाले हैं, तो इन्होंने ये अपभ्रंश में ही लिखी है इनको, तो साहित्यिक अपभ्रंश हो गया। हमीर रासो सारंगधर की और विजयपाल रासो नल सिंह की, ये 4 रचनाएं साहित्यिक अपभ्रंश में है। बाकी की जो 8 है रचनाएं, वे क्या है, देश भाषा में रचित है। ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पर ध्यान देने वाला तथ्य आ रहा है कि 2 रचनाएं जिन्हें विद्वान आदिकाल की नहीं मानते, विद्वानों में मतभेद है कि ये जो 2 रचनाएं हैं आपके सामने दिख रही होगी आपको, खुमान रासो दलपत विजय की और विजयपाल रासो नल सिंह की, इनको विद्वान जो है वो आदिकाल की समय सीमा के परे मान रहे हैं। उनका मानना है कि आदिकाल की नहीं है, तो विद्वानों में विवाद है। तो आचार्य शुक्ल ने कुल कितनी रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया, तो 12 रचनाएं। उन 12 में से उन्होंने कितनी रचनाओं को साहित्यिक अपभ्रंश में माना है, तो 4 रचनाएं हैं। फिर उनमें से उन्होंने कुल कितनी रचनाओं को वीर रस के दायरे से बाहर रखा है, तो वीर रस के दायरे से रखते हैं 3 रचनाओं को, बीसल रस, विद्यापति बदल, अमीर खुसरो। वीर रस के बाहर 3 रचनाएं हैं, और यहाँ पर साहित्यिक अपभ्रंश की 4 हैं। देश भाषा की कितनी हो गई, 8 में, 12 में से 4 गई तो 8। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल साहित्य गुरुजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।